हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं एक बार दोबारा से आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। मैं शिवांगी आज आपके सामने हूं विकास की जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन के साथ। जो हमने हमारी जो तीन स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस, इन तीनों स्टेज का तुलनात्मक अध्ययन, इन तीनों का अध्ययन तो हम कर चुके हैं। ये जो तीन अवस्थाएं हैं हमारी अध्ययन की दृष्टि से, ये जो तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन हमने कर लिया है। इनमें शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सारी चीज़ें, विशेषताएं, सब चीज़ हमने पढ़ ली हैं। लेकिन आज मैं फिर से आपको ये चीज़ क्यों पढ़ाने आई हूँ, सोचा आपने? फिर से मैं आपको ये सब इसलिए पढ़ाने आई हूँ, पहली बात तो ये कि जिनकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं उनका यहाँ पर सारा कवर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको इन स्टेजेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सारा आज इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो आपका विकास चैप्टर है, ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। और हमें इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें ये सारी चीज़ें अपने माइंड में एकदम क्लियर कर लेनी है ताकि एग्जाम में आए तो हम फटाफट आंसर करते चले जाएं। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, विकास की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं की तुलना करी गई, आपस में इन्हें कंपेयर किया गया है कि किस अवस्था में कम विकास होता है, किस अवस्था में उससे अधिक विकास होता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी अवस्था में विकास रुका हो, हमने सारी अवस्थाएं पढ़ ली हैं। क्या ऐसा हुआ है कि किसी भी अवस्था में जो डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया रुकी हो? नहीं रुकी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विकास है इसकी गति तो धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। जो विकास है हमारे शरीर में जो विकास होता है वो एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि जब तक हमारा जीवन चलेगा तब तक ये जो हमारा विकास है ये चलता रहेगा। तो देखिए, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, हमारी जो पहली अवस्था थी वो कौन सी थी? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। देखिए, ये जो इन्फेंसी स्टेज है इसका समय काल क्या होता है? इसका समय काल होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। जब बालक का जन्म होता है, जब नवजात शिशु है कोई, तो बालक के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक का जो समय काल होता है वो आपकी शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। और सेकंड क्या है? सेकंड स्टेज जो हमारी है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय काल क्या होता है? बाल्यावस्था का समय काल 6 वर्ष की आयु से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो समय काल है वो है आपका बाल्यावस्था, मतलब चाइल्डहुड स्टेज। नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो है वो किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय काल क्या है? किशोरावस्था का समय काल है 12 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष या 19 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है, इनमें विकास हुआ है। हम विकास की तुलना करेंगे कि कौन सी अवस्था में बालक का जो विकास है वो धीमी गति से हुआ है, कौन सी अवस्था में तेज गति से हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लंबाई। जो बालक की हाइट है, बच्चे की हाइट है, लंबाई है कि किस अवस्था में कितनी तेजी से बढ़ी है। देखिए, शैशवावस्था में जब बालक जन्म हुआ, बालक का जब जन्म के समय बालक की लंबाई देखी गई, तो जन्म के समय बालक की लंबाई जो थी वो थी 51 सेंटीमीटर। कितनी थी? 51 सेंटीमीटर। वहीं पर 51 सेंटीमीटर हो गई बालकों की, मतलब मेल की। और हमने क्या देखा था कि शैशवावस्था में जो बालिकाओं की लंबाई अथवा भार होता है वो बालकों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो अगर बालकों की लंबाई 51 सेंटीमीटर देखी गई तो बालिकाओं की लंबाई वहां पर कितनी हुई? बालिकाओं की लंबाई है 50.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत हल्का छोटा सा अंतर देखने को मिलता है यहाँ पर। बालकों की लंबाई जो है वो है 51 सेंटीमीटर और बालिकाओं की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर। वहीं जब बालक जन्म से लेकर उसने 6 वर्ष तक की आयु का जो सफर तय किया, जन्म से लेकर जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में पहुंचा तब उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर से बढ़कर हो गई 108 सेंटीमीटर। जब बालक 6 वर्ष का हुआ
तब उसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें अंतर देखने को मिला वो कितना अंतर है कि बालक की जो लंबाई में वृद्धि हुई, बालक की लंबाई का जो विकास हुआ वो कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर लगभग 57 सेंटीमीटर का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो अंतर देखने को मिला 51 सेंटीमीटर से बच्चा पहुंचा 6 वर्ष की आयु में 108 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई उसकी। तो यहाँ पर जो हमें अंतर देखने को मिला, जो विकास हुआ वो 57 सेंटीमीटर का हुआ। नेक्स्ट, वहीं जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचा, जब बच्चा 6 वर्ष का हुआ था तब कितनी लंबाई है, 108 सेंटीमीटर। जब बालक 6 वर्ष की आयु में पहुंचा है तो उसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर है। फिर वही जब बच्चा 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु में पहुंचा, जब बालक 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु में पहुंचा तब उसकी जो लंबाई है वो 108 सेंटीमीटर से बढ़कर 138 सेंटीमीटर हो जाती है। 108 सेंटीमीटर से 138 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, तो यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिला, यहाँ पर जो अंतर है बच्चों, यहाँ पर 108 सेंटीमीटर से बढ़कर अगर लंबाई 138 सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का अंतर आपको देखने को मिला। तो हमने क्या देखा कि ये जो लंबाई बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाकर कम हो गई। यहाँ पर देखिए 57 सेंटीमीटर बढ़ी, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बढ़ी, तो मतलब शैशवावस्था में ज्यादा बढ़ी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किशोरावस्था में पहुंचे हम। तो किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था में जब बच्चा 12 वर्ष का था तो 12 वर्ष की आयु में जो बालक है उसकी लंबाई थी 138 सेंटीमीटर। बालक की लंबाई थी 138 सेंटीमीटर। और फिर वही लंबाई, वही बालक जब 18 वर्ष की आयु में पहुंचा, जब 18 वर्ष की उम्र में पहुंचा तब क्या हुआ, तब बालकों की लंबाई जो है वो 161 सेंटीमीटर हो गई। 161 सेंटीमीटर जो है वो बालकों की लंबाई हो गई। वहीं पर बालिकाओं की लंबाई कितनी हो गई, बालिकाओं की लंबाई 151 सेंटीमीटर। 151 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट। तो इन दोनों की लंबाई में कितना अंतर देखा गया, 10 सेंटीमीटर का अंतर देखा गया। अब देखिए जैसे 138 सेंटीमीटर से लंबाई बढ़कर 161 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पर जो अंतर देखा गया वो कितने का, कितनी लंबाई बढ़ी, तो यहाँ पर बढ़ी है 23 सेंटीमीटर लंबाई। देखिए हमें देखने को क्या मिल रहा है, लगातार शैशवावस्था में 57 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, 57 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ी, फिर बाल्यावस्था में 30 सेंटीमीटर मतलब शैशवावस्था से कम। नेक्स्ट किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था में 23 सेंटीमीटर मतलब बाल्यावस्था से भी कम। तो जो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया, सबसे ज्यादा जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है, तीव्र शारीरिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो तीव्र शारीरिक विकास होता है आपकी शैशवावस्था में। क्लियर है, इतना क्लियर है ना कि जो बालक है, बालक की लंबाई किस किस प्रकार से बढ़ती है, तीनों स्टेजेस में बढ़कर कितनी कितनी हो जाती है, कितना कितना अंतर देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, भार, कि बालक का वेट कितना होता है जन्म के समय और कितना होता है किशोरावस्था में, कितना होता है बाल्यावस्था में। तो देखिए जन्म के समय जो बालक है, जन्म के समय बालक का भार जो था वो था 3.2 किलोग्राम, मतलब इसको हम 7 पौंड भी कह सकते हैं। अगर आपको पौंड में ऑप्शन मिल रहा है तो आपका 7 पौंड जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो भार जो है जन्म के समय बालक का भार जो है वो 3.2 किलोग्राम है। फिर वही बालक जब 6 वर्ष की आयु में पहुंचा तो 6 वर्ष की आयु में जो बालक का बालक का भार है वो 16 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, 16 किलोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है, पहले 3.2 किलोग्राम था, फिर 16 किलोग्राम हो गया। तो मतलब यहाँ पर लगभग 12 किलोग्राम का जो अंतर है वो आपको देखने को मिला कि 12 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है कि जब बच्चा जन्म के समय था, जन्म हुआ था, तब से लेकर 6 वर्ष की आयु तक उसका 12 किलो वजन बढ़ गया है। नेक्स्ट बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में देखिए अभी हमने देखा कि बालक 6 वर्ष की आयु में है, 6 वर्ष में जो बालक है उसका जो वजन है, उसका जो भार है वो 16 किलोग्राम है, मतलब 16 किलोग्राम है। ठीक है, फिर वही जब बालक 12 वर्ष की आयु में पहुंचा, 12 वर्ष की एज में पहुंचा, तब क्या हुआ,
बालकों का जो भार है वो 28.5 किलोग्राम हुआ और वहीं पर बालिकाओं का भार 29.5 किलोग्राम। ठीक, तो यहां पर कितना भार बढ़ा? यहां पर भी लगभग 12 किलोग्राम भार बढ़ा, मतलब दोनों में सेम। ठीक है, नेक्स्ट 28.5 किलोग्राम है 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, और 53 किलोग्राम 18 वर्ष की आयु में, मतलब 12 वर्ष की आयु में जब बालक था तो उसका भार 28.5 किलोग्राम था और वहीं पर बालिकाओं का भार 29.5 किलोग्राम था। तो फिर 18 वर्ष की आयु में बालकों का भार बढ़कर 53 किलोग्राम हो जाता है और बालिकाओं का भार बढ़कर 43 किलोग्राम हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी 10 किलोग्राम का अंतर देखने को मिला। जैसे हाइट में 10 सेंटीमीटर का अंतर था, वैसे ही किशोरावस्था में 10 किलोग्राम का अंतर था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था कि मेल की लंबाई, मेल का वेट ज़्यादा था और यहाँ पर किशोरावस्था में भी मेल का ज़्यादा है। तो इसीलिए देखिए कल मैंने आपको जब किशोरावस्था पढ़ाई थी तो किशोरावस्था में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैंने आपको किशोरावस्था के कुछ महत्वपूर्ण कथन बताए थे कि शैशवावस्था जो है वो किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। कैसे होती है, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है क्लियर हो रहा है कि शैशवावस्था में भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि जो मेल है, जो बालक है, उनकी लंबाई बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है और किशोरावस्था में भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि बालकों की जो लंबाई है वो बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है। तो सेम कंडीशन देखने को मिली ना कि वहां पर भी बालकों का ज्यादा, यहाँ पर भी बालकों का ज्यादा। तो इसीलिए कहा गया है जो किशोरावस्था है वो आपकी शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क का भार, जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना था, हम पढ़ चुके हैं। जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार जो होता है वो 350 किलोग्राम होता है। फिर वहीं जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में पहुंचा तो 6 वर्ष की आयु में बालक का जो मस्तिष्क है उसका भार 350 ग्राम से बढ़कर 1200 ग्राम या फिर 1250 ग्राम हो जाता है। ठीक, 350 ग्राम से 1200 या 1250 ग्राम। वहीं 6 वर्ष की आयु में 1200 या 1250 ग्राम है। फिर वहीं 12 वर्ष की आयु तक जब बच्चा पहुंचा, 12 वर्ष की आयु तक का जब उसने सफर तय किया तो मस्तिष्क का भार जो है वो 1300 से 1350 ग्राम हो जाता है। पहले 1200 या 1250 ग्राम था, अब 1300 या 1350 ग्राम हो गया, मतलब 100 ग्राम की जो है वो वृद्धि हो गई। नेक्स्ट किशोरावस्था में देखिए जब 12 वर्ष की आयु में 1300 ग्राम या 1350 ग्राम और बढ़कर 1400 ग्राम या फिर 1450 ग्राम, मतलब यहाँ पर भी 100 ग्राम की वृद्धि हुई। अब देखिए यहाँ पर बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सेम मस्तिष्क का भार बढ़ा, यहाँ पर भी 100 ग्राम बढ़ा, यहाँ पर भी 100 ग्राम बढ़ा। ठीक, नेक्स्ट हड्डियाँ। देखिए हड्डियों की संख्या जन्म के समय जो होती है वो 270 होती है, मतलब शैशवावस्था में बालकों के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो बालक होते हैं इनकी हड्डियों में लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन कैसे पाया जाता है, देखिए कई बार हमने देखा होगा ना, हमारे घरों में बच्चे होंगे, आपके घरों में बच्चे होंगे, आप देखते होंगे कि बच्चे खेल रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं या बेड पे खेल रहे हैं तो वो गिर जाते हैं बिस्तर से, बेड से जमीन पर गिर गए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि बेड से बच्चा गिर गया, छोटा बच्चा, और उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब उनकी हड्डियों में जो है वो लचीलापन पाया जाता है। मतलब कैसे कि जब वो बच्चा गिरा तो उनकी हड्डी मजबूत नहीं थी, उनकी हड्डी लचीली थी, तो जैसे ही उस पर दाब पड़ा उनके गिरने पर तो वो हड्डी झुक गई, फिर पुनः सही हो गई, इसीलिए जो हड्डी है वो टूटी नहीं। और लेकिन वहीं जब ये इंसिडेंट दोबारा हो अगर बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में हड्डियों में मजबूती आने लगती है। कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है इनकी मदद से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होने लगती हैं। तो
इस अवस्था में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हड्डी टूट सकती है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पेड़ हो गए, लंबे जो सीधे पेड़ खड़े रहते हैं, गुरूर में एकदम खड़े हैं कि हवा आएगी तब भी मैं झुकूंगा नहीं, तो ऐसे पेड़ों के साथ क्या होता है, तेज हवा आई, हवा का तेज दाब पड़ा तो वो वहीं से बीच से ऐसे टूट गए, ठीक टूट गए। अब वहीं पर आप ऐसे पेड़ ले लीजिए जो ऐसे करके आराम से झुक जा रहे हैं, जिनमें लचीलापन पाया जा रहा है, तो उनका क्या हुआ, हवा का रुख आया, तेजी से हवा आई, हवा का दाब पड़ा तो वो झुक गए, हवा चलना बंद हुई, फिर से अपने आप ऐसे खड़े हो गए। क्या हुआ, तो उनमें लचीलापन है तो वो टूटे नहीं, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार अभी हम हड्डियों की बात कर रहे थे कि जो हड्डियों की संख्या होती है वो आपकी शैशवावस्था में 270 होती है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में क्या हुआ, मतलब 6 वर्ष की आयु में 270, 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु के बीच जो हड्डियों की संख्या है वो बढ़कर 350 हो गई, हड्डियों में यहाँ पर मजबूती आ गई। नेक्स्ट वही किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था में जब 12 वर्ष की आयु तक बालकों में 350 हड्डियां होती हैं, 350 हड्डियां, फिर बाद में 180 मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती है ना, तो 18 वर्ष की आयु तक उसका पूरा विकास हो गया ना, लगभग पूर्ण विकास हो गया, तो इसीलिए हड्डियों की संख्या भी पूर्ण हो गई, मतलब 206 हो गई। नेक्स्ट, दांत। देखिए शैशवावस्था में दांतों का क्या है, दांत शून्य। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि दांत जो होते हैं वो गर्भावस्था में ही दांतों का विकास हो जाता है। जो पिंडावस्था होती है, हमारी गर्भावस्था की सब स्टेज जो है पिंडावस्था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अंगों का निर्माण होता है और दांतों का भी निकलना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या जन्म के समय किसी बालक के दांत देखने को मिले आपको, नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं है किसी के नहीं मिले, किसके मिले बताइएगा आप, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कीजिएगा कि जन्म के समय ही ऐसा कौन सा बालक था जिसके दांत थे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बालक के जो दांत हैं वो जन्म के समय नहीं दिखाई देते हमें क्योंकि निकलते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं निकलते। मैंने आपको पढ़ाया है कि पिंडावस्था में बालक के जो दांत हैं वो निकल आते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। वो हमें दिखाई कब देते हैं, दिखाई देते हैं जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तब। तो इसीलिए जब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही तो हम उसे शून्य मानकर चलते हैं। तो इसीलिए जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में दांतों की जो संख्या है वो शून्य है। फिर बच्चा जब धीरे धीरे 6 वर्ष की आयु तक पहुंचा तो उसके अंदर दांत निकलना स्टार्ट हो गए। तो 6 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक उसके अंदर कितने दांत आ गए, 20 दांत आ गए, और वो भी अस्थायी। मतलब इन दांतों को क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत मतलब ये दांत जो होते हैं ये स्थायी नहीं होते हैं, ये टूट जाते हैं, फिर इनके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। तो वैसे ही देखिए 6 वर्ष की आयु तक 20 अस्थायी दांत निकल आए बच्चों के। फिर वही जब बच्चा 12 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, 12 वर्ष की आयु तक का जो सफर है वो तय करता है, तब क्या होता है उसके अंदर 28 दांत हो जाते हैं, 28 दांत निकल आते हैं उसके, और वो भी स्थायी। मतलब इस समय काल के बीच में 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक उसके अस्थायी दांत एक एक करके टूटने लगते हैं और स्थायी दांत जमना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं किशोरावस्था में क्या हुआ, किशोरावस्था तक 12 वर्ष की आयु तक यहाँ देखिए 28 स्थायी दांत निकल आए ना। फिर वहीं किशोरावस्था में क्या होता है, दांत तो सारे निकल आए हमारे, लेकिन अब किशोरावस्था में क्या हुआ, प्रज्ञादंत दांत निकलना स्टार्ट हुए। प्रज्ञादंत दांत कौन से होते हैं, जो हमारी इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है अक्ल के दांत। अक्ल के दांत कह लीजिए या अक्ल की दाढ़ कह लीजिए, ये होती है प्रज्ञादंत, साइंटिफिक नेम प्रज्ञादंत। ऐसा नहीं है कि हाँ अक्ल के दांत आपके नहीं निकले और तो इसीलिए आपको अक्ल ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हाँ ये अक्ल के दांत है। हाँ हमें पता है कि ये निकलने से पहले हमारे अंदर अक्ल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, लेकिन फिर भी ना अक्ल के दांत कहा जाता है। तो इनका जो निकलना स्टार्ट होता है, प्रज्ञादंत दांत निकलने स्टार्ट होते हैं, वो किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट, धड़कन। जो बालक की धड़कन होती है वो शैशवावस्था में क्या होती है, 150 बार पर मिनट, और वो भी कैसी, अनियमित। अनियमित कैसे, जैसे कि उस काउंट नहीं किया जा रहा है, उसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं हम कि किसी समय पर 80 बार धड़क रही, किसी समय पर 100 बार धड़क रही है, तो हमने उसको ऐसे ही काउंट कर लिया। जो मनोवैज्ञानिकों ने
निकाला है निष्कर्ष, तो वो है 150 बार पर मिनट अनियमित। नेक्स्ट बाल्यावस्था में क्या हुआ, बाल्यावस्था में जो धड़कन है वो कितनी हो गई, 85 बार पर मिनट हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी, 150 बार पर मिनट, और यहाँ पर कितनी होगी, 85 बार पर मिनट। नेक्स्ट किशोरावस्था में जो धड़कन है वो कितनी हो गई, 72 से 75 बार पर मिनट, और वो भी कैसी, नियमित। नियमित जो धड़कन है वो किशोरावस्था में 72 से 75 बार पर मिनट हो गई। ठीक, नेक्स्ट मांसपेशियां, मांसपेशियों का भार। यहाँ पर हम क्या काउंट करते हैं, मांसपेशियों का भार। तो शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार कितना है, संपूर्ण भाग का, सॉरी संपूर्ण भाग नहीं होगा यहाँ पे, संपूर्ण भार का 23%। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है हमारे शरीर का जितना भी वेट है, हमारा जितना भी वेट है उस भाग का 23%। मतलब अगर हमारा भार जो है वो 100 किलोग्राम है तो मांसपेशियों का भार कितना होगा, 23 किलोग्राम। ठीक, 100 का 23%, 23। ठीक, ऐसे ही बाल्यावस्था में क्या हुआ, मांसपेशियों का भार, संपूर्ण भार का 33%। मतलब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं वही कि 100 kg अगर भार है तो मांसपेशियों का भार कितना हो गया, 33 kg। नेक्स्ट किशोरावस्था में अगर भार जो है हमारा 100% है तो मांसपेशियों का भार कितना हो जाएगा, 43। मतलब संपूर्ण भार का 43%। तो हमने तीनों अवस्थाओं का अध्ययन बहुत अच्छे से किया था। अब मैंने दोबारा आपको तीनों अवस्थाओं में एक बार फिर से तुलनात्मक अध्ययन करा दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो तीनों अवस्थाओं के विकास को लेकर। क्योंकि मैंने अभी आपको फिर से बताया था कि जो आपका क्वेश्चंस हैं वो इन अवस्थाओं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब वो तो टेस्ट सीरीज में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इस एक चैप्टर से, इस एक यूनिट से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अभी तक मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए भी हैं वीडियोस में, जैसे किसी दिन 2 करा दिए, किसी दिन 3 करा दिए। तो जिस हिसाब से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आप भी क्वेश्चन बनाते रहिए। आप अपने नोट्स उठा के देखिए पीछे, आप देखिए कि इस टॉपिक से या इस एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो अवस्था है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए मैंने इसको आपको दोबारा पढ़ाया ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से छूटे ना। अगर किसी से पिछली वीडियो छूट भी गई थी तो मैं नहीं चाहती थी किसी बच्चे का कोई भी लॉस हो, तो इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से लेकर आई थी। मैंने सोचा मैं आपको एक बार फिर से इसका अध्ययन करा दूँ, फिर से एक बार ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपके सामने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ कि ये जो तीनों अवस्थाएं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे वैसे भी रोज़ बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने के ढंग से, या फिर कोई चीज़ छूट रही है मुझसे, तो आप वो चीज़ भी कमेंट में बताइए। अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तभी तो हम उस चीज़ का सुधार कर पाएंगे। और यकीन मानिए आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, आगे मुझे इससे और अच्छा करना चाहिए, या लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मैं आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। धन्यवाद।